इफ यदि P हम लिखते हैं x1 y1 और z1 और Q लिखते हैं हम x2 y2 और z2। तो बच्चों PQ के बीच डिस्टेंस वही फॉर्मूला जो 12th में आपने पढ़ा, 8th 9th 10th में पढ़ा था और ये 12th में भी पढ़ा था। 8th 9th 10th में पढ़ा था 2D में, अब ये 3D में z वाला टर्म बढ़ जाएगा। x1 माइनस x2 कर दो, y1 माइनस y2। उम्मीद करता हूँ जिन विद्यार्थियों ने ये 12th में पढ़ा था उनके लिए तो बहुत आसान रहेगा। एक तो ये फॉर्मूला है बच्चों। अब इम्पोर्टेंट करके लिखेंगे इसमें कुछ चीजें। एक साथ लिखवा दे रहा हूँ बच्चों, क्या क्या चीजों का यूज होगा इस एक्सरसाइज में आपका। देखिए इफ यदि P तो है आपका x1 y1 और z1 और Q है आपका ऑरिजिन 0 0 0। तो PQ जो हो जाएगा x1 माइनस 0 की होल कर दो तो x1 स्क्वायर, ऐसे ही y1 माइनस 0 कर दो y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब बच्चों एक कंडीशन आती है कि दो बिंदु में P और Q को कोलिनियर कब होंगे, दो बिंदु नहीं 3 बिंदु कोलिनियर कब होंगे। देखिए इफ यदि जो मैं चीज यहाँ लिखवा रहा हूँ उन्हीं से रिलेटेड आपके सवाल एक्सरसाइज में। इफ यदि A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स या R3 कोलिनियर ही लिख दो डायरेक्ट, कोलिनियर पॉइंट्स, देन तब कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों एक रेखा में होगा, इसमें होना एक रेखा में। तो जरा देखिए हमने एक स्ट्रेट लाइन ये थी A और B और ये C, ये कोलिनियर। कंडीशन आपको क्या दिखाई दे रही है, A और B के बीच की दूरी प्लस B और C के बीच की दूरी, ये आपस में किसके बराबर होगी, A और C के बीच के बराबर होगी ना। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि हमारे पास जो पॉइंट दिया है यहाँ B लिखे हैं, हमें 3 कंडीशन बन सकती है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं तो AB प्लस BC बराबर क्या होगा, AC। अगर यहाँ बिंदु इस तरीके से हो BCA और BC प्लस CA बराबर BA, तो यहाँ से 3 स्थिति बन सकती है। देन तब आएगा या तो AB प्लस BC बराबर होगा AC के, और या फिर आपका BC प्लस CA बराबर होगा किसके, AB या BA के। और ऐसे ही तीसरी, मतलब कहने का है कि किन्हीं भी दो पार्ट बन गए ना, दो खंडों का योग जो है एक ही पार्ट के बराबर होगा। तो बस इतना ही बहुत है लिखना, समझिए हो गया मतलब मेरा कहने का क्या है। अब बच्चों अगला जो टॉपिक दे रखा है इसमें, अगला जो फॉर्मूला कोलिनियर का ये हो गया। इसका ट्राइंगल के बारे में देखो क्या क्या हो सकता है, ध्यान से। इफ यदि A, B, C are vertices of a triangle, ट्राइंगल के वर्टेक्स है शीर्ष है, देन लेट लिखो है, लेट ABC vertices of triangle, देन तब ABC is equilateral, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु हिंदी में, समबाहु का मतलब इसमें तीनों भुजा बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CA। नंबर 1 बार। नंबर 2 बार बच्चों आइसो स्केल तो वो हो जाता है, विषम हो जाता है ना, थोड़ा आइसो स्केल और ट्रायंगल। और ये क्या हो जाता है बच्चों, जिसमें दो भुजा बराबर होती हैं,
और दो कोई सी बराबर हो जाती हैं आपकी, कोई भी दो होंगी। इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, तीसरी बराबर नहीं होगी, बस दो इक्वल होगी। तीसरा होता आइसोस्केलेन। बच्चों ध्यान है मुझे, ये सही है स्केलेन, ये वाला आइसो नहीं होता इसमें, स्केलेन ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, कोई भी साइड बराबर नहीं होगी। इफ यदि ए बी बराबर नहीं होगा BC के और BC बराबर नहीं होगा CA के। अब ये ट्रायंगल की बात आई, ट्रायंगल में एक स्थिति और बनती है, आइसोस्केल मतलब समद्विबाहु को लिख दिया, समद्विबाहु के साथ साथ समकोण की बात आ जाती है। इसकी आ जाती है समकोण की। तो अभी मैं पहले खाली समकोण की लिख रहा हूँ। ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल इफ जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके स्क्वायरों का योग तीसरी के बराबर होता, बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। देखिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड्स, जो दो छोटी भुजाएं उनके स्क्वायरों का योग इक्वल टू बराबर होगा किसके, स्क्वायर ऑफ लार्ज या लार्जर साइड, जो बड़ी हो जाए उसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो थ्योरी में एक लाइन से काम चल गया। अगर वैसे लिखता ऐसे तो 3 लाइन लिखनी पड़ जाती, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर CA का वर्ग। अब जरूरी ऐसा ही हो, बड़ी भुजा AC हो तो AC का वर्ग बाकी दो छोटी भुजा के वर्ग, इसलिए बच्चों एक चीज और होती है। अब राइट एंगल के साथ साथ आ जाता है ये आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। हिंदी में हम कहते हैं, भाई हम हिंदी से पढ़े हुए हैं तो हिंदी की ज्यादा चीज ध्यान रखती हैं, तो हम कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और इंग्लिश में क्या आता है, आइसोस्केल राइट ट्रायंगल। तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, जो दो छोटी भुजाएं हैं जिनके वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर, वो छोटी भुजा बराबर होती है। तो उसमें बच्चों क्या लिखेंगे आप, उसको मैं लिख दे रहा हूँ नंबर 5 पे, त्रिभुज ABC इज आइसोस्केल राइट ट्रायंगल इफ, यदि देखिए AB का वर्ग प्लस BA का वर्ग बराबर AC का वर्ग, यदि इतने इसके बराबर है, ये यहाँ लिखा हुआ है, पर अंतर क्या है, यहाँ AB और BA बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ AB बराबर होगा इसके, तो गलत लिख दिया, BC आएगा यहाँ, AB बराबर होगा इसके BC। जरूर ना यही प्रतिबंध 3 तरीके से बन सकता है, यहाँ AB और BC, जरूर AB BC बराबर हो, AB और AC बराबर हो, या BC और AC बराबर हो। तो मतलब मेरा कहने का क्या है, आप समझेंगे, जिन दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर बड़ी भुजा का स्क्वायर है, वो दो छोटी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। ठीक है, अगर बराबर भी है तो आइसोस्केल राइट ट्रायंगल, और बराबर नहीं है तो केवल राइट ट्रायंगल। समझ में आ गया, ये तो बात हो गई ट्रायंगल की। फोटो खींच लीजिए बहुत जल्दी, किसी को भी खींचना है। अब आता है पैरेललोग्राम के लिए। बच्चों थोड़ी स्पीड तेज कर दो पढ़ने। 12 अप्रैल की डेट आ चुकी है, और अगर उन्होंने मध्य अप्रैल से कहकर 20 के आसपास कहकर 12 तारीख डेट डाल दी, तो तुम्हारे पेपर भी हो सकता है मई में ना जाए। 20 और 25 से तुम्हारे स्टार्ट हो जाए, 20 अप्रैल के आसपास तुम्हारे स्टार्ट। तो जो थोड़ा हम
2 घंटे में 1 घंटे 40 मिनट के आसपास तो मैं पढ़ाते थे। अब तुम्हारा लेक्चर पूरा 2 घंटे का होगा कल से। और संभावना ये है कि मैं इस किताब को किसी भी कीमत पर कैसे भी करूं 5 तारीख से पहले खत्म करूं। होलियों में अगर आप नहीं आ पाओगे तो टेंशन मत लेना, वीडियो का लेक्चर तुम्हें डेली की डेली मिलेगा। होली की छुट्टी बेशक करनी पड़ेगी क्योंकि ना तुम आ पाओगे, हम तो खैर यहीं पे रहते हैं, छुट्टियों में तो काम भी जा सकते हैं होली पर, लेकिन कहीं पे भी रहें आपको लेक्चर जरूर मिलेगा डेली। किसी भी कीमत पर 5 तारीख से पहले ही ये किताब खत्म करनी है, जिससे 10 दिन लगभग उन बच्चों को दे दिया जाए जिनके कैलकुलस में कुछ चैप्टर रह गए। बच्चों अब कुछ कंडीशन पैरेललोग्राम देखो, ये साइन पैरेललोग्राम देखिए। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज जैसा, ध्यान से सुनना, समांतर चतुर्भुज हिंदी में हम ये कहते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज आती है? देखो ये आयत है, क्या है ये? आयत। बच्चों हाँ, हम गलत बोल गए, हम लिखना चाहते थे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज लिखना चाह रहे थे खाली, तो वो पहले ही पैरेललोग्राम लिख गया। और इतना डीपली पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये पिछली क्लासेस की बात है, अब तो मैं लिख दे रहा हूँ। ये क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रेक्टेंगल की क्या क्या कंडीशन होती है? ए बी सी डी, ए बी बराबर किसके? बी सी या सी डी जो भी है, और बी सी बराबर किसके? ए डी के। एक और सेट बनता है ए सी बराबर बी डी, ये आपको दिखाना है रेक्टेंगल में। अगर बात हम करें स्क्वायर की, ए बी सी डी, तो इसमें ए बी बी सी सी डी और डी ए आपस में बराबर दिखाने हैं। एक तो ये सेट दिखाना है और एक दिखाना है ए सी बराबर बी डी। अब आयत से बनता है ये पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम इसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या बच्चों? ए बी सी डी, ए बी बराबर होता है डी सी के और ए डी बराबर होता है बी सी के, बट किंतु ए सी बराबर नहीं होता है ए डी। और ये होता है बच्चों समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोम्बस। देखना एच है ना स्पेलिंग रोम्बस की है? अच्छा आर एच ओ है, आर एच ओ। आवाज नहीं बच्चों? ए बी सी डी, इसमें क्या होता है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, बट किंतु ए सी बराबर नहीं है बी। तो इस पर भी सवाल आ सकता है आपका, आए हुए हैं एग्जाम्पल देखना और एक्सरसाइज देखना, उनके लिए ये आपको पता होना चाहिए। मैं चीजें आपको लिखवा दूं। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं आपके लिए, देखिए। एक मिड पॉइंट से रिलेटेड है आपका फॉर्मूला, a इजिकल टू x1 y1 और z1 और b इजिकल टू x2 y2 और z2। तो बच्चों मिड पॉइंट
ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 और z1 प्लस z2 बटे 2। ये तो मिड पॉइंट हो गया। और देखिए क्या क्या फॉर्मूले हैं जिसका होना है। एक है सेक्शन फॉर्मूले का, सेक्शन फॉर्मूले में ही मिड पॉइंट है आपका, और आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला है, इंटरनली और एक्सटर्नली कट करने के लिए फॉर्मूला है। तो जरा इनको देखिए। सेंट्रोइड देखो, इफ यदि a x1, y1, z1 सेंट्रोइड इसके लिए त्रिभुज के लिए मतलब 3 बिंदु होने चाहिए x2, y2 और c x3, y3 और z3, देन तब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बच्चों x y z से डॉट कर दूं मैं, क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 और बटे कितना 3। क्लियर? अब बच्चों ऐसे ही सेंट्रोइड है, एक होता है चतुष्फलक के लिए। इसके लिए चतुष्फलक में क्या हो जाता है, चौथाई भुजा x4 बटे 4 y4 बटे 4 और z4 बटे 4। इंग्लिश में बता रहा हूँ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन 5 के लिए पेंटागन है ना। देखो इसके बाद बच्चों अब हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला अंतःखंड में। इसको फोटो खींचिए बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों, देखिए जरा a इक्वल टू x1 y1 z1 और b इक्वल टू x2 y2 z2। let the point r divides the segment A या जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A या डायरेक्ट लिख दिया सेगमेंट AB। एक बिंदु R है जो डिवाइड करता है सेगमेंट AB को इंटरनली इन द रेशो m/n के रेशो n। तब R आपने टूरी में पढ़ा था या रीडिंग पढ़ोगे। x के लिए देखो r क्या निर्देशांक x y z, तो m x के लिए कर रहे हो तो mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m और n लिए ना। आपको m1 n1 की आदत हो तो m1 m2 m1 n1 जैसे हो उस तरीके से लिखो। ये एक आदत पड़ जाती है जो बच्चे पीछे पढ़ते हैं। और m y2 प्लस n y1 बटे n प्लस n। अब m z2 प्लस z1 सॉरी नहीं z2 n z1 बटे n प्लस n। ये तो इंटरनली के लिए हो गया। अब फॉर एक्सटर्नली बाकी सब कुछ सेम है। एक्सटर्नली में माइनस आ जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा। बच्चों अगर आपको ये पूछे किस इंटरनली या एक्सटर्नली भी बताना है, तो अगर m/n में जो मान आया है आपका वो नेगेटिव में आया है तो बदला एक्सटर्नली होगा, और प्लस का आता है तो इंटरनली। क्लियर हो गया? देखिए अब दो चीज और होती है उसको लिखने के लिए।
अगर आप उस रेशो को माइनस में ही लिखते हैं, माइनस ए अनुपात जो भी है, तो एक्सटर्नली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक्सटर्नली लिखते हैं तो फिर यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने माइनस भी लिख दिया और एक्सटर्नली भी लिख दिया तो सवाल को गलत कर देगा एग्जामिनर का। एक ही काम करना है, या तो एक्सटर्नली लिख रहे हैं तो माइनस बेशक आ रहा है प्लस में लिखें, क्योंकि एक्सटर्नली यहाँ लिख दिया इसका मतलब जो ये निर्देशांक आएगा इनका मान आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक। और या फिर अगर एक्सटर्नली ना लिखना तो लिखोगे इन द रेशो, जो भी है माइनस में प्लस में प्लस। इंटरनली में कुछ नहीं लिखते हैं, तो जैसा है ऐसा लिखिए। बच्चों ये फॉर्मूला हो गया। बच्चों अब देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, जब रेशो फाइंड करवाता है, क्या याद करवाता है, रेशो फाइंड करवाता है, तो हम एम अनुपात एक नहीं देते हैं, सिर्फ एम अनुपात 1, एन अनुपात 1, लैम्डा अनुपात 1, ये पहला कुछ भी मान सकते हैं, दूसरा आपको मान लेना पड़ता है, कैलकुलेशन अपने आप निकल के आ जाती है। देखिए इस पर आधारित सवाल इम्पोर्टेंट है, इस पर आधारित सवाल इम्पोर्टेंट, और कई सवाल है, सब सवाल बताए नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको प्रोसीजर समझाया जाएगा। ऐसा सवाल आपको रेखा के लिए मिल सकता है, क्या इस रेखा को किस अनुपात में डिवाइड करता है। देखिए बिंदु ए दे दिया, बी दे दिया, और आपसे कह दिया कि ये दोनों बिंदु से मिलाने वाली रेखा एक दी गई रेखा को किस अनुपात में विभक्त करेगी। क्या पूछा है, किस अनुपात में विभक्त करेगी। तो माना रेशो आप मान लो कि अनुपात 1, माना बिंदु आर पर कर रही है, तो ऐसे ही निकालोगे, क्योंकि तो बिंदु भी दे दिया तुमको, अनुपात भी मिल गया, ये निकालोगे। और ये रेखा किसको विभक्त कर रही है, मान के चलिए रेखा ये दे रखी है, हमारा ये बिंदु ये बी है, इसको मिलाओगे तो इस रेखा को यहाँ डिवाइड करेगी, और ये जो बिंदु है डिवाइड वाला इस रेखा पर स्थित नहीं है क्या, तो जो ऐसे बिंदु आएगा वो इस रेखा को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करोगे, जो आपका मान लिया है, लैम्डा लिया है, के लिया है, एम लिया है, लिया वो निकल आ जाएगा आपका। माना एम बराबर आ गया 4, एम बराबर कितना आ गया 4, तो फिर एम अनुपात 1 क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 1, बस समझ आ गया। या एम की वैल्यू आ गई 4/2, तो रेशो कितना हो जाएगा 4 अनुपात 2, क्योंकि बटे में तो एक लिखेंगे और लिखना पड़ेगा। अब जरूर नहीं लाइन के लिए गई, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं हर तरीके के सवाल को करवाऊंगा तो काफी टाइम लगेगा। प्रोसीजर सबका बताया दे रहा हूँ, सवाल एक करवाऊंगा बस इन पर आधारित। एक तो लाइन के लिए हो गया, एक हो गया एक्स जेड प्लेन में कट करता है, तो किस अनुपात में कट करेगा एक्स जेड प्लेन में, तो बच्चों एक्स जेड प्लेन का मतलब इस पर y उपस्थित नहीं है, y बराबर 0, ऐसे निकालना है आपको अनुपात यहाँ तक, और जो इसका y का निर्देशांक है उसे 0 बराबर रख दोगे, मान निकल आएगा। जेड एक्स की जगह एक्स वाई आ गई तो जेड बराबर 0 रख दोगे, और एक्स वाई आ गए, वाई जेड अगर आ गई तो एक्स बराबर 0। ये प्रोसीजर है बच्चों इसका। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप एग्जाम लो, निशान लगाएं जो आपको करनी है एग्जाम में। फोटो खींच रहे हैं क्या, जल्दी कीजिए, जिसको भी खींचना है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल, पहला भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, 4 सवाल करने हैं आपको। सेक्शन फॉर्मूला में आ जाइए, सेक्शन फॉर्मूला में भी आपको ये लगभग सभी एग्जाम्पल करने हैं। एक्सरसाइज के सवालों को हम करवा रहे हैं।
और ध्यान रखना कुछ सवाल एग्जाम्पल में, कुछ एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि सब तरीके के सवाल एक्सरसाइज में है, सब तरीके के सवाल एग्जाम्पल में, इसलिए एग्जाम्पल जरूर करनी है। एक्सरसाइज पर निशान लगाएंगे तो करके लाने हैं। तीसरा मैं अभी करवाना शुरू करूंगा, निशान लगा दूँ। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। 3 से स्टार्ट करके 12 तक करने, पहले दूसरे नहीं करने। जरा देखें, आवाज नहीं बच्चों। एक्सरसाइज 1 सवाल नंबर पहले में क्या कहा है? तीसरे में शो दैट कीजिए द पॉइंट्स इतने 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 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्सेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। एक सवाल होंगे भाई, एक सवाल तो करवा दो स्टार्टिंग का, निकालना होंगे शुरू से ही छोड़ना शुरू हो गए। चलो आवाज कर लोगे? ठीक है, तो करना अपने आप। चौथे में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा है, मतलब तीनों साइड बराबर आ जाएंगे। 5वें में क्या कहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट इतने इतने। तीसरा पॉइंट नहीं, जो डिवाइड करता है उस बिंदु को। एक इस सवाल को बता दूं, मेरे को आया हुआ केवल सवाल है 5वां, हालांकि इंटर में सवाल है जो भी दो। तो देखिए आप बिंदु लिखे द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स। बोलिए ए, पहला बिंदु क्या है? 2, 3, 4। 2, 3, 4। दूसरा बी क्या है? 3 - 4 7। और m अनुपात n क्या है? 2 अनुपात -4। 2 अनुपात -4। तो आपसे पूछा है कि ये कहाँ डिवाइड करता है बच्चों? अब इसने अंतर वगैरह कुछ नहीं कहा है, माइनस लग रहा है, एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक, तो कैसे लिखोगे? लेट, लैंग्वेज लिख दे रहा हूँ, लेट माना पॉइंट आर एक्स वाई जेड डिवाइड्स, ये डिवाइड करता है पॉइंट द लाइन, लाइन को, कौन सी लाइन को? जो ज्वाइन होकर बनती है किसको? ए एंड बी को, इन द रेशो 2 अनुपात -4। देखिए क्या लिखोगे? आर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, फॉर्मूला mx2 - nx1 बटे m - n, m/2 -n/1 बटे m - n, mz2 -nz1 बटे m - n। अरे अब क्या रह गया इसमें? आपको लिखना बस वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन अब तो कर दोगे वैल्यू रख के। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 होगा। आगे बढ़ते जाइए। छठे में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। आवाज नहीं, ये भी छठा अपने आप ऐसे ही करोगे। 7वें में एक्सटर्नली कह दिया है। 8वें में फाइंड द रेशियोज इन विच द स्फीयर। किस सवाल को बता दूंगा? कर तो दोगे, मुझे भरोसा पर एक दो सवाल तो करवाना है, नहीं जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी ये कहेंगे सर जी तो बधाई भाई इसकी चलती है। फाइंड द रेशियो इन विच, पहले लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन कितनी है? x² प्लस z² इक्वल टू 504। इसके बाद क्या क्या दे रखा है आपको? पॉइंट ए एन भी दे रखे हैं। ये बताओ क्या है? एक बार सिर्फ दे जवाब में 12 -4 8, हाँ 27 - 9 18। तो हमें रेशो याद करना है, तो लिखेंगे लेट। देखो एक बार फिर से सवाल पढ़ लो।
फाइंड द रेशो, रेशो क्या पूछिए इन विच इसमें स्क्वायर डिवाइड करता है, लाइन जो नहीं है इतने को, तो आप क्या लिखोगे लेट स्क्वायर 1 divides the line joining the points A and B in the ratio। इस तरीके का सवाल इंपोर्टेंट है बच्चों। इन द रेशो लैम्डा अनुपात 1, m की वैल्यू लैम्डा, n की वैल्यू 1, देन अब अच्छा एक और लिखो लेट स्क्वायर 1 डिवाइड द लाइन joining the point A and B in the ratio में at the point R x y लिखेंगे, R को लिख दिया x y z, m की वैल्यू क्या है लैम्डा, x2 क्या है हमारा 27 प्लस n की वैल्यू 8, x1 की वैल्यू 12, अब बटे लैम्डा प्लस 1 कॉमा माइनस 9 लैम्डा, तो माइनस 4 बटे लैम्डा प्लस 1 कॉमा 18 लैम्डा और प्लस कितना 8 बटे लैम्डा प्लस 1। अब देखिए जरा x, y, z, ये 27 लैम्डा प्लस 12 बटे लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 लैम्डा माइनस 4 बटे लैम्डा प्लस 1, 18 लैम्डा प्लस 8 बटे लैम्डा प्लस 1। क्लियर? अच्छा अब देखो यहाँ से सवाल बदल जाए, ऐसे लाइन के लिए पूछा जा सकता है कि रेखा को कट करे, ये कहे कि एक्स जेड प्लेन में स्थित हो, वाई जेड प्लेन में स्थित हो, जेड एक्स प्लेन में स्थित हो। अगर किसी रेखा किसी उसको इस कर्व को या रेखा को कट करवाना है तो उसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको एक्स के स्थान पर, इसको वाई के, इसको जेड के स्थान पर रख देना है। अगर कहीं एक्स जेड प्लेन में स्थित है पॉइंट जहाँ कट कर रहा है तो वाई 0 रख देना, ठीक। एक्स वाई में कहे तो जेड को 0 रख देना, वाई जेड में कहे तो एक्स को 0 रख देना। यहाँ तक सवाल सेम करना होता। अब लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि पॉइंट आर लाइज करेगा ऑन द स्फीयर, और लाई क्यों करेगा, क्योंकि स्फीयर और रेखा ही तो कट कर रही है, तो इसका यूज किया है हमने, बिंदु निकाला, इस पर स्थित है, और सो पॉइंट आर सेटिस्फाई, पॉइंट आर जो है वो सेटिस्फाई करेगा उसको स्फीयर को, इंप्लाइज करेगा। एक्स के स्थान पर ये रखोगे 27 लैम्डा प्लस 12 बटे लैम्डा प्लस 1 की घात 2 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है माइनस 9 लैम्डा माइनस 4, माइनस कॉमन लोगे वर्ग में खत्म हो जाएगा, तो 9 लैम्डा प्लस 4 बटे लैम्डा प्लस 1। बच्चों ये माइनस कहाँ चला गया, माइनस यहाँ से भी ऐसे भी कॉमन आया, ऊपर होल स्क्वायर तो माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस जेड 18 लैम्डा प्लस 8 बटे लैम्डा प्लस 1 की घात 2, और इक्वल टू क्या है 504। फोटो क्लिक कीजिए बहुत जल्दी। चलिए भाई,
देखो नीचे से लैम्डा प्लस 1 की होल घात 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी एलसीएम मतलब वो 504 के साथ पहुंच जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा 27 लैम्डा प्लस 12 की घात 2 9 लैम्डा प्लस 4 की घात 2 18 लैम्डा प्लस 8 की घात 2 इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 की घात 2 इंटू 500। देखो यहाँ तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, 27 लैम्डा अच्छा 12 है, ठीक है मैं 2 समझ रहा हूँ, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 9। अब फॉर्मूला भी बोल रहा हूँ 9 लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा 11 स्क्वायर, 3 चौक 12 है 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16 प्लस 2, यहाँ 4 बचा था और यहाँ 9 बचा था, 2 चौक 72 यहाँ से नहीं आएगा। वैसा एक काम ना देख रहे हम यहाँ 9 4 ये पूरा ही टर्म आ जाता, एक साथ एक बार खोल देते बस, तो यहाँ से कॉमन लोगे तो 9 लैम्डा प्लस 4, तो क्यों बार बार खोले फिर हम, यहाँ से कॉमन लिख दो बस, कितना आपने बताया 3 का वर्ग 9, और यहाँ क्या बचा 9 लैम्डा प्लस 4 की घात 2, यहाँ ऑलरेडी 9 लैम्डा प्लस 4 की घात 2 है, और यहाँ से केवल कॉमन ले लो आप 2 का वर्ग 4, यहाँ कितना 9 लैम्डा, ये कितना 4, ठीक रहेगा। अब देखिएगा ये कितना 9 4 14, और फॉर्मूला बोला 81 लैम्डा स्क्वायर 16 और प्लस 72 लैम्डा, और यहाँ भी बोल दो 504 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा। अब यहाँ देखिए बच्चों गुणा करना पड़ेगा है 14 एकम 14, और ये कैंसिल हो जाएगा और बढ़िया रहेगा, के बाद 14 थी 42 और 14 6 84 कुछ 84, तो ये टोटल हो गया 36। अगर तुम टोटल को तो ना बोल रहे 36, 81 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 72 लैम्डा, 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 72 लैम्डा, 72 लैम्डा से 72 लैम्डा कैंसिल, इसको इधर उड़ाओ 81 माइनस 36 लैम्डा स्क्वायर, इसको इधर भेज दो 20, कितना बचा ये 80 में से 40, टोटल 45 बच गया है, 45 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 20, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 20 होते 45, और कुछ कर जाएगा 4 पंजे नहीं 5 से काट जाओ 5 तो 20 और 9, और लैम्डा इक्वल टू 2 बटे कितना, देखो कितना दे रखा है के मसल वाले 8 बार 2 ले रखे, 2 बार 3 और 2 बार -3। तो बच्चों सवाल क्या मत रहा है 8 9 में देखिए क्या है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा बच्चों। 2 सवाल इसमें से इंपॉर्टेंट है बस इस एक्सरसाइज में से, कोलिनियर का और एक रेशियो निकालने का, ठीक, लेकिन चूंकि आसान है इसलिए सबको देख लेंगे, तुमका मेथड आना चाहिए बस। देखो 9 में यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट कॉन्टिन्यूअस विद कोलिनियर फाइंड रेशियो इन व्हिच b डिवाइड्स ac। बच्चों आगे का पार्ट तो तुम पे आता ही है, देखो कैसे फाइंड रेशियो, रेशियो क्या कीजिए जिसमें बिंदु b डिवाइड करता है इसको ac, तो इसमें क्या लिखोगे b डिवाइड करता है इसको ac, तो b लिखा जाएगा xyz के स्थान पर, और a x1 y1 z1 से, और c x2 y2 z2 से, और रेशियो मान लेना लैम्डा अनुपात या m अनुपात 1:2। इसके बाद बच्चों 10वें में क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच, रेशियो क्या कीजिए इन व्हिच जिसमें द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग बिंदु a b को जॉइन करने वाली लाइन डिवाइड करती है बाय द y-z प्लेन
समझा चुका हूँ प्रोसीजर। लेट माना वो पॉइंट आर है एक्स वाई जेड, रेशो अनुपात 1 है। आप जैसे मैंने इस सवाल में ये निकाला है ऐसे ही निकालोगे। वाई जेड कहा है तो एक्स के निर्देशांक को 0 बराबर रख के लैम्डा का मान निकल आएगा। जो अनुपस्थित है उसी को 0 बराबर रख के लैम्डा का मान। अब बच्चों 11 वाले में सवाल अलग टाइप के 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD कितने 4, इसको देख लीजिए क्योंकि दो तरीके हैं। एक तरीके से तो सवाल होता ही नहीं है, मतलब होगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी 11वीं की क्लास में पढ़ा रहा था, मुझे पता है कि इससे नहीं होता और फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया सवाल करते तो मैं उसी से कर दिया और काफी टाइम वेस्ट हो गया और फिर भी आगे रफ करना पड़ा, फिर दूसरा ही यूज करना पड़ा। अब वो कौन सा तरीका है देखिए। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। सवाल बोलना क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ए कितना दिया है हमें? 3 4 माइनस 1 और बी क्या है? 7 10 माइनस सी क्या है? 8 1 0 और भी कुछ नहीं। फोर वर्टेक्स याद करना है। लेट डी जो है वो एक्स वाई जेड है। पैरेललोग्राम बनाइए। ए बी सी डी। ए लिख दीजिए 3 4 माइनस 1, बी 7 10 माइनस 3 और सी लिख दो 8 1 0 एक्स वाई जेड। देखो एक तरीका तो ये है कि ए बी बराबर रखो डी सी के और बी सी बराबर रखो ए डी के। एक तो ये है, लेकिन बड़ा हो जाएगा और बहुत बड़ा होगा। इतना बड़ा हो जाएगा कि कभी कभी मिटाना भी पड़ जाता है, कैलकुलेशन ढूंढना होगा। तो संभवतः यही सवाल था या कोई और मुझे मिटाना पड़ गया था 11वीं क्लास में। दूसरा तरीका आसान क्या है इसका? देखिए डायगोनल तो सेम ही पॉइंट पर होता है। किसी स्क्वायर का सवाल हो ऐसा, ध्यान सुने, 4 वर्टिसेस निकलवा रहा है अगर तो किसी स्क्वायर का हो, किसी रेक्टेंगल का हो, पैरेललोग्राम का हो या रोमस का हो, मतलब आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज किसी का भी हो। एक तरीका बेस्ट क्या कि डायगोनल क्योंकि सभी का सेम पॉइंट पर होता है, डायगोनल सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ये मतलब AC और BD का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम। और तुम्हें पता है ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये इस AC का भी मध्य बिंदु और ये इधर से BD का मध्य बिंदु, ठीक है, इसका भी कर दो बराबर है। क्या लिखोगे? सिंस चूंकि इसको मानो E, क्या मानो E। देखिए सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि डायगोनल या डायरेक्ट होगा। E क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ACD और E मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट निकालो बराबर तो अच्छा। एक आंख तुम्हारी तरफ ही है, मेरी सब की तरफ। आप पहले लिखिए मिड पॉइंट ऑफ AC क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 3 प्लस 8 बटे 2 कॉमा 4 प्लस 1 बटे 2 माइनस 1 प्लस 0 बटे 2। ये हो जाएगा 11 बटे 2 5 बटे 2 माइनस 1 बटे 2। तो मिड पॉइंट ऑफ AC किससे डॉट कर दूं? E से डॉट कर दूं और देखो इसका मिड पॉइंट में क्या लिख दूं? E1 लिख दूं। दोनों कैसे? सेम ही लिख रहा हूं। मिड पॉइंट ऑफ
बी डी, इसको लिख दिया E1 बराबर, डायरेक्ट लिख दी, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं है तो जोड़ेंगे इधर, तो इतना ही लिखना पड़ेगा, x प्लस 7 होते 2 y प्लस 10 और z माइनस 2 होते, चूंकि E बराबर E1, क्योंकि E किसके बराबर है, E1 के बराबर है, इम्प्लाइज करेगा 11/2 कॉमा 8/2 कॉमा माइनस 8/2 बराबर x प्लस 7/2 y प्लस 10/2 और z माइनस 3/2। तुलना कर दूंगी, x प्लस 7/2 बराबर 11/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 14 और 11 दूनी 22, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। अब y के लिए लिखो, एक भी साइड मेरी ऐसे न छोड़ी, इसमें सामना लगाई दो, 2 से 2 कैंसिल, y इक्वल टू माइनस कितना 5 और ये z माइनस 3 होते 2 बराबर माइनस 1 होते 2 से 2 कैंसिल, z बराबर 2 माइनस 3 में जब जाकर प्लस 3 और माइनस 1, तो आपका इम्प्लाइड करेगा डी जो हमें चाहिए x y z 4 माइनस 5 2 आंसर। फोटो के लिए जल्दी सर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलो हाँ भाई, ये तो माइनस करना तो चाहिए, आंसर तो उससे आ रहा है। मुझे आंसर में क्या लिखा है, वन कॉमन प्लस कॉमा आंसर किससे आया है, तो देख बच्चों, फिर एक काम ध्यान रखना, मुझे मिस्टेक ध्यान है, ऐसा हो सकता है कि जब आप m अनुपात 1 का रेशो मानते हैं और m की वैल्यू केवल एक वैल्यू नेगेटिव में आती है, जैसे -4 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, तब आप एक्सटर्नली का यूज करें, और एक वैल्यू मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव अगर ऐसा आता है, जैसे 2/3 4/5 अलग अलग, तो आप इंटरनली वाला ऐसा है ना। और मैं एक बार कन्फर्म कर लूँगा और बता, मेरे हिसाब से यही होगा कि जिसमें m का मान निकाला वो केवल सेपरेट माइनस है, इस तरीके से, ठीक। और क्या प्रोसीजर है थोड़ा सा मैं बता दूंगा, कर दूंगा इसको। मुझे यही ध्यान है